सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स का क्या किया। तो फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स जो है वो अनचेंज्ड रखे हैं एंड दैट्स व्हाई कल जो है यूएस स्टॉक मार्केट में भी काफी अच्छी रैली हुई एंड यूएस की जो 10 ईयर जिसे यील्ड थी जो ऑलमोस्ट 4.92% तक ट्रेड कर रही थी, 5% के ऊपर भी वो जा चुकी थी एक बार, तो वो वहां से 4.70% तक नीचे आई है। सो दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज। और फेडरल रिजर्व ने वैसे बोला है अभी भी दे आर काइंड ऑफ हॉकिश, इन्फ्लेशन पे ही ज्यादा नजर है, जॉब्स के डेटा पे भी काफी उनकी नजर है। दे आर एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन के नंबर्स भी नीचे आ जाए एंड जॉब के नंबर्स में जब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उनको दिखना शुरू हो जाएगा, सो ऑटोमेटिकली दैट विल हैव एन एडेड एडवांटेज ऑन लोअरिंग डाउन ऑन द इन्फ्लेशन। अभी आप बोलोगे यार निगेटिव बातें करके इन्फ्लेशन नीचे जाएंगे तो कैसे चलेगा। आई थिंक दैट्स हाउ द इकोनॉमिक्स वर्क्स। बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा स्पेंडिंग इज नॉट गुड फ्रॉम द इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। एक बैलेंसिंग एक्ट वहां पे होनी चाहिए एंड दैट्स व्हाट फेडरल रिजर्व इज एक्सपेक्टिंग। सितंबर मंथ के जो जॉब के नंबर्स आए थे वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आए थे। फेडरल रिजर्व इज एक्सपेक्टिंग लिटिल प्रेशर ऑन द जॉब क्रिएशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड अभी तक जिस तरीके से लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल में उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, 22 ईयर हाई लेवल पे इंटरेस्ट रेट्स जा चुके हैं, बिटवीन 5.25% टू 5.5% की पॉलिसी रेट्स की रेंज है फेडरल रिजर्व की। तो आई थिंक यहां से वैसे देखा जाएगा तो एक रिलक्टेंस रहेगा फेडरल रिजर्व का फॉर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स जस्ट टू सपोर्ट द ओवरऑल इकोनॉमिक कंजम्पशन। मतलब एवरीबडी वांट्स लोअर इन्फ्लेशन, लोअर इंटरेस्ट रेट्स, हायर जीडीपी ग्रोथ, बट सारी चीजें एक साथ नहीं आती है। सो लेट्स सी अभी देखा जाएगा कि एग्जैक्टली इन्फ्लेशन के नंबर्स कैसे आते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टूड कि जो एग्रेशन हमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने में दिखाना था वो ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं एंड नाउ जो इम्पैक्ट है, लैग इफेक्ट होता है, थोड़ा टाइम लगता है इफेक्टिव वो इंटरेस्ट रेट की राइज जो आपने ली है उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। सो आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर दैट। अब नेक्स्ट मंथ, दैट इज इन द मंथ ऑफ दिसंबर में भी एक पॉलिसी डिसीजन है, जैन में भी एक पॉलिसी डिसीजन है, तो देखते हैं तब तक कैसे ये सारे नंबर्स प्ले आउट होते हैं। वैसे देखा जाएगा तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ चुके हैं। ऑयल के प्राइसेस आर ऑल्सो बिलो $85 पर बैरल नाउ। सो आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स व्हेन वी आर सीइंग from Indian economy perspective, I think things are looking good now. So let's see, मतलब a lot of scope of improvement is there. So अभी देखा जाएगा कि कैसे ये ट्रेजेक्टरीज वर्कआउट होती है इंटरेस्ट रेट्स की भी एंड ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस की भी। अब नेक्स्ट न्यूज वर्ल्ड इकोनॉमी में है, दैट इज फ्रॉम यूएई। सो यूएई का जो जीडीपी है for the first half of 2023, it has gone up by 3.70% and it has been supported by non-oil sector. So you'll be surprised to know 70% of the GDP, UAE की जो GDP है वो non-oil sector में है। तो जिस तरीके से उन्होंने बिजनेस मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, अदर कंपनीज को भी वहां पे टैक्स बेनिफिट्स की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की बात हो, आई थिंक ऑल दोज थिंग्स हैव लुकिंग गुड। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हो, ट्रेड रिलेटेड चीजें हो या फिर टूरिज्म भी, आई थिंक आफ्टर कोविड शॉक्स once again UAE tourism is back in place and वहां पे ग्रोथ काफी अच्छी लग रही है। नॉन ऑयल सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं, सो लास्ट ईयर नॉन ऑयल सेगमेंट ही काफी अच्छी तरीके से या लास्ट 6 मंथ्स में काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रो हुआ है। ऑब्वियसली 70% जब नॉन ऑयल सेगमेंट से आ रहा है, सो इट हैज गॉन अप बाय 5.9% in the first half of 2023. So I think dependency dhire dhire all these oil major countries have understood
कि सिर्फ और सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट रह के नहीं चलेगा. दे विल हैव टू फोकस ऑन नॉन ऑयल सेक्टर्स ऑल्सो, अगर उनको काफी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी है तो. अब लास्ट ईयर जो इकोनॉमी की ग्रोथ थी यूएई की, दैट वाज अराउंड 7.9%, बट दैट वाज मेजरली ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से ऊपर गए थे तो उसका एक बेनिफिट मिला था. बट नाउ I think once again non-oil sector पे focus करके they are trying to improve their GDP and dependency also they are trying to decrease on the oil from the long term point of view. अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों. सो इंडियन इकोनॉमी में PMI नंबर के बारे में बात करते हैं. इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स आ चुके हैं एंड द नंबर इज लो. 8 मंथ लो लेवल पे ये नंबर जा चुका है एट 55.5. सो अगर ये नंबर 50 के ऊपर रहता है, 50 के ऊपर रहता है, इट मींस द इकोनॉमी इज इंप्रूविंग, यानी वहां पे एक्सपांशन हो रहा है. एंड अगर ये नंबर 50 के नीचे रहता है देन इट मींस इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग या फिर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट इज कॉन्ट्रैक्टिंग. सो यहाँ कंटिन्यूअसली ये नंबर्स पॉजिटिव टेरिटरी में है, मतलब 50 के ऊपर है. वैसे देखा जाए तो हाईएस्ट नंबर वाज at 58.7 in the month of May 2023. वहां से ये नंबर 3-4 महीने के लिए स्टेडी रहा, बट लास्ट 2 मंथ से मतलब लास्ट मंथ इट वाज एट 57.5, दिस मंथ इट इज एट 55.5. बट अगर लॉन्ग टर्म एवरेज की बात हम करते हैं इस पर्टिकुलर इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग PMI की, लॉन्ग टर्म एवरेज इज 53.9, सो उसके ऊपर ही ये नंबर है. सो आई थिंक ओवरऑल इन्फ्लेशन के नंबर्स थोड़े से कम होना, I think that is also working, that will also work well. Hopefully in near future, we will start seeing the interest rate cuts also, because our macroeconomic situation is good, but depending on the western world या फिर developed world के interest rate के scenario के हिसाब से भी, currency के point of view से भी हमें हमारे interest rates elevated रखने पड़ रहे हैं. So अगर आने वाले समय में यहाँ पे भी interest rates कम हो जाते तो I think that is also add a good amount of support to the overall manufacturing PMI. So देखते हैं, I strongly feel कि now this PMI number will remain in the same range and it will be better than the long run average of 53.9. So let's see, let's hope for that. जीएसटी कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे. अक्टूबर मंथ के जीएसटी कलेक्शंस के नंबर्स सामने आ चुके हैं एंड नंबर इज लुकिंग रियली गुड. 1.72 लाख करोड़ रुपीस ईयर ऑन ईयर, इट इज अप बाय 13%. दिस इज सेकंड हाईएस्ट आफ्टर अप्रैल. यहाँ पे अप्रैल में अराउंड 1.87 लाख करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्शन हुआ था एंड इन दिस पर्टिकुलर मंथ ऑल्सो 1.72 लाख करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्शन हुआ है. लास्ट मंथ यानी कि सितंबर 2023 द जीएसटी कलेक्शंस वर 1.62 लाख करोड़ रुपीस एंड इसी सेम मंथ की अगर हम बात करते हैं अक्टूबर 2022 यानी ईयर बिफोर, द नंबर वाज 1.51 लाख करोड़ रुपीस. एंड अभी अगर हम बात करेंगे तो फेस्टिवल सीजन इज स्टिल ऑन. वी आर गोइंग टू सी good numbers, good GST numbers in coming months, and that is going to play a very important role. Ultimately, this is government's revenue. So जिस तरीके से infrastructure spending, कैपेक्स की प्लानिंग हमने की हुई है, 10-10 लाख करोड़ रुपए के बजट्स हमने यहाँ पे रखे हैं, तो उसके लिए these numbers are going to be very important. So better than expectation यहाँ पे अचीव हो रही है. So that's a positive news for Indian economy. और अब बात करते हैं इंडियन के स्पेंडिंग पावर के बारे में. सो आई थिंक फेस्टिव सीजन सेल्स जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे नजर आ रहे हैं. ऑनलाइन सेल्स की अगर हम बात करते हैं, अमेजोन पे हो या फ्लिपकार्ट पे हो, आई थिंक बम्पर नंबर्स आर कमिंग. ईयर अगो कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो वहां से 20-20, 30-30, इवन 40-40% तक यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स बेटर यहाँ नजर आ रहे. क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी ये नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं. लास्ट जुलाई अगस्त मंथ वर ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपीस तक के क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स हमने देखे थे एंड दीज नंबर्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग मोर एंड मोर बिकॉज अभी दिवाली है, उसके बाद क्रिसमस, न्यू ईयर, आई थिंक द फेस्टिवल सीजन इज ऑन.
I think the spending will also be on. And finally, after good amount of almost 3 years now, 2 to 3 years, तो इस बार कोविड का कोई हैंगओवर नजर नहीं आ रहा है on the spending patterns. So that's a positive news. तो finally फुल फ्लेजेड दिवाली शायद हम इस बार देखने वाले हैं. एंड उसी के लिए I think we need to be ready. Markets are little bearish या फिर थोड़ा सा negativity यहाँ पे market में है because of the geopolitical tensions currently going on. So वो एक factor अगर हम देखेंगे, so that will play out for some time on the markets. We cannot deny that. Flight to safety, उसके point of view से capital का flight यहाँ से हो सकता है emerging market से. That pressure will be there, but that's how you will get good opportunities. You will get good opportunities to improve your shareholding in the companies which you want to hold for long term. Even mutual fund investments and all those things for your long term financial goals will be good from this point of time. अब stock specific या stock market के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें I think first we will have to talk about Tata Steel. तो Tata Steel के results आ चुके हैं and results में लॉसेस दिखाए गए 6,511 करोड़ रुपीस के लॉसेस. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आई थिंक इम्पेयरमेंट चार्ज उन्होंने बुक किया है 6,358 करोड़ रुपीस का. सो ऑब्वियसली आई थिंक जब मतलब ये उनके यूके के प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूरोप के जहां पे मतलब यूके क्या ही स्पेसिफिकली, आई थिंक जिस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह हो रही है वहां पे, गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू सपोर्ट यूके गवर्नमेंट. सो ये एक बार इम्पेयरमेंट लॉस उन्होंने लिया है. सो दैट्स व्हाई यहाँ जो नंबर आया है लॉस का, दैट इज एट 6,511 करोड़ रुपीस. सो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉस नहीं है, जो पुराने पाप है सो वो उनको कहीं ना कहीं उसका प्रायश्चित यहाँ पे करना पड़ रहा है. दीज आर बिजनेस कॉल्स, तो सम गोज गुड, सम गोज बैड. सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है. डोमेस्टिक बिजनेस इज लुकिंग क्वाइट गुड, वहां पे ऐसा कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है. मार्जिन्स भी काफी अच्छे हैं, 20% के मार्जिन्स के साथ डोमेस्टिक बिजनेस, स्टील बिजनेस टाटा स्टील का चल रहा है. बट फॉरेन बिजनेस जो है वो मार्जिन्स नीचे लेके आ रहा है. ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस the margins of Tata Steel are hardly 8%. So that's the pain point, and hopefully now things will start improving for Tata Steel, and we'll wait for that also. अब क्रेडिट कार्ड्स के बात करेंगे. एसबीआई कार्ड पे मैं वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी. बट कैनरा बैंक के बारे में बात करेंगे. कैनरा बैंक इज प्रिपेयरिंग इट्स सब्सिडरी फॉर क्रेडिट कार्ड बिजनेस. सो पहले एसबीआई कार्ड्स, ये तो लिस्टेड है, मतलब कार्ड्स का बिजनेस अलग तरीके से चलता है इनका, एंड ये लिस्टेड भी है. बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड्स अभी तक लिस्टेड नहीं है, सो उन्होंने भी अलग तरीके से अपनी सब्सिडरीज पे अलग की है. अब नाउ दिस इज द टाइम फॉर कैनरा बैंक. सो वो भी अपनी जो सब्सिडरी है वो बनाने वाले हैं. सो एग्जिस्टिंग उनका जो आईटी डिपार्टमेंट है, तो उसी को उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश यहाँ पे कंपनी की तरफ से हो रही है. Around 8.1 lakh cards are in force for Canara Bank. मार्केट शेयर बहुत कम है, 0.9% का, 90% का ये मार्केट शेयर है. स्पेंडिंग भी ज्यादा नहीं है, हार्डली 436 करोड़ रुपीस की स्पेंडिंग है. तो स्पेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट शेयर है हार्डली 0.30%. टोटल अगर हम देखते हैं, सो FY23 में 6.2 लाख क्रेडिट कार्ड होल्डर्स थे, वहां से थोड़े बहुत यहाँ पे इस साल बढ़े हैं. बट नाउ अगर फोकस्ड वे से ये चलते हैं तो वहां इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती है. वी हैव ऑलरेडी सीन कैसे एसबीआई कार्ड्स विथ 19.2% मार्केट शेयर है उनका कार्ड्स इन फोर्स में. स्पेंड्स में भी 17.5% का मार्केट शेयर है. बैंक ऑफ बड़ौदा का 2.3% का मार्केट शेयर है. स्पेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.4% का है. तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है इन कंपनीज को. कस्टमर प्रोफाइल इज क्वाइट बिग. 8 करोड़ कस्टमर बेस है कैनरा बैंक के पास. तो अगर वहां पे क्रॉस सेलिंग करने की कोशिश होती है तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. करंटली कैन बैंक कंप्यूटर, ये जो कंपनी है जिसको कन्वर्ट किया जाने वाला है क्रेडिट कार्ड्स में, इट इज एन आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज कंपनी ऑफ कैन बैंक, जिसमें बीपीओ सर्विसेज भी है, एटीएम सर्विसेज भी है, अदर कंसल्टेंसी भी वहां पे प्रोवाइड होती है. इट मेक्स हार्डली 16.25 करोड़ रुपीज ऑफ प्रॉफिट्स
FY23 के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो अब इसको क्रेडिट कार्ड बिजनेस में कन्वर्ट किया जा रहा है और एक डेडिकेटेड टीम रहेगी यहाँ पे, इस कंपनी का सीईओ भी रहेगा एंड ऑल दोज थिंग्स. इट विल नॉट कम अंडर ओवरऑल कैनरा बैंक के ही स्टैंड अलोन बिजनेस में, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, एज ए सब्सिडरी ही यहाँ पे चला जाएगा. सो लेट्स सी क्या होता है. ऑटो सेल्स के बारे में बात करेंगे. अक्टूबर 2023 के नंबर्स आ चुके हैं एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अक्रॉस पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इवन टू व्हीलर सेगमेंट्स ऑल्सो. बजाज ऑटो के रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं, देन हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो रिजल्ट्स काफी अच्छे आए. 40, 45, 47% तक के प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखे गए. सो आई थिंक गुड डिमांड, और अभी तो फेस्टिवल सीजन ऑन है तो ये नंबर्स और भी ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव हो सकते हैं. सो मारुति सुजुकी 19% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ रही है. टाटा मोटर्स का ईवी का सेगमेंट अगर हम बात करते हैं, दैट हैज गॉन अप बाय 28%, बट अदर सेगमेंट्स a little muted. ओवरऑल टोटल 6% का ग्रोथ यहाँ पे रहा है टाटा मोटर्स का. आई थिंक न्यू लॉन्चेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. जब आपके पास न्यू लॉन्चेस होंगे तो आपके नंबर्स बहुत जबरदस्त दिख सकते हैं. सो महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर हम बात करते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स की वॉल्यूम ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ 35% की. कमर्शियल व्हीकल्स के ही महिंद्रा एंड महिंद्रा के 29% है. तो ये नंबर्स, दोनों नंबर्स काफी अच्छे लग रहे हैं. अशोक लीलैंड भी 13% से वॉल्यूम ग्रोथ हुई है अक्टूबर मंथ में ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करते हैं. बजाज ऑटो टू व्हीलर्स 19% एंड टीवीएस मोटर्स की अगर हम बात करते हैं टू व्हीलर्स की, सो 22% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर यहाँ पे हुई है. टीवीएस का iQube, ये जो मतलब ईवी सेगमेंट में उन्होंने जो लॉन्च किया है, तो वहां पे जो ग्रोथ है वो 2.5 टाइम्स है. सो आई थिंक मतलब 2.5 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ होना, आई थिंक दिस नंबर इज फेनोमिनल. सो ग्रोथ नंबर्स आर देयर. इस बार जो है नंबर्स काफी अच्छे लग रहे हैं. हीरो मोटोकॉर्प भी अगर हम टू व्हीलर की ग्रोथ की बात करते हैं तो 27% से यहाँ पे ग्रो हुआ है वॉल्यूम in the month of October year on year. But tractor segment की अगर हम बात करते हैं, because of high base effect last year का ट्रैक्टर numbers are little muted. महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर्स का जो से वॉल्यूम ग्रोथ है वो एक्चुअली डी ग्रोथ है, 3% से डिक्रीज हुआ है. एंड एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा ट्रैक्टर्स द नंबर्स हैव गॉन डाउन बाय 9% ईयर ऑन ईयर. सो डेफिनेटली आई थिंक ट्रैक्टर सेगमेंट मेजरली बिकॉज ऑफ द हाई बेस इफेक्ट एंड प्लस इस बार का जो अनइवन या फिर लोअर than normal monsoon हुआ है, that has also played negatively on the growth numbers. अब टाटा कंज्यूमर्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों. टाटा कंज्यूमर is going to merge तीनों wholly owned subsidiaries, नरिश कंपनी, स्मार्ट फूड्स एंड सोलफुल. तो रीजंस जो उन्होंने दिए हैं, सो आई थिंक कंप्लायंस एक रीजन उन्होंने दिया है. अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग कंप्लायंस करने के चक्कर में कॉस्ट वहां पे बढ़ रही है. जब एक साथ ये सारी कंपनीज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में मर्ज हो जाएगी तो वहां पे आई थिंक कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी काफी अच्छा रहेगा, कॉस्ट डिक्रीज भी हो जाएंगी एंड कंप्लायंस कॉस्ट भी यहाँ पे डिक्रीज हो सकती है. सो फ्रॉम ऑल दीज फैक्टर्स आई थिंक दे हैव डन दैट. सो ओवरऑल अगर नरिश कंपनी की बात हम करते हैं, बेवरेजेस, नरिश कंपनी बेवरेजेस, तो इसका FY23 का जो टर्नओवर था वो 620 करोड़ रुपीस का था. अर्लियर इट वाज अ 50-50% वेंचर with Pepsi company, but now it is completely with TCPL. Then Soulful की अगर हम बात करते हैं, turnover in FY23 was 64 crore rupees. So Tata Consumer Products acquired this company in February 2021. So I think earlier it was known as Kottaram Agro Foods Private Limited. So now it will be complete subsidiary of Tata Consumers. Tata Smart Foods FY23 में इनका जो टर्नओवर था वो हार्डली 16 करोड़ रुपीस का था. सो आई थिंक यहाँ पे आई थिंक स्कोप काफी अच्छा है. सो अल्टीमेटली अलग अलग कंपनीज रख के अलग अलग उनके कंप्लायंसेस मैनेज करना, ये इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट कॉस्ट अननेसेसरीली यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है. सो दैट्स व्हाई दे हैव डन दैट. अब बात करते हैं अंबुजा सीमेंट्स की. Q2 FY23 के रिजल्ट्स आ चुके हैं. रिजल्ट्स अच्छे हैं. स्पेसिफिकली एबिटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ इज हार्डली 4% ईयर ऑन ईयर, बट एबिटा ग्रोथ फ्रॉम 327 crore rupees to 1302 crore rupees, thanks to the improved EBITDA margins from 255
रुपीज पर टन से 995 रुपीज पर टन तक ये नंबर इंप्रूव हुआ है। एंड दैट्स वाई जब एबिटा का ग्रोथ इतना ज्यादा होगा, ऑलमोस्ट 290% से एबिटा ग्रोथ यहाँ पे हुआ है, सो दैट्स द रीजन इवन प्रॉफिट ग्रोथ मल्टीफोल्ड यहाँ पे बढ़ा है। मतलब फ्रॉम 51 करोड़ रुपीज टू 987 करोड़ रुपीज तक ये प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है। फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ 1835%. We should not, this is not going to be a trend. Now 987 crore rupees is going to be the next base for next year. So वो चीजें भी देखना जरूरी है। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर हैज एक्चुअली गॉन डाउन फ्रॉम 8,351 करोड़ रुपीज टू 7,115 करोड़ रुपीज। तो वहां पे वैसा ये प्रेशर है। लास्ट क्वार्टर में भी नंबर काफी अच्छे थे एबिटा के, 1,082 करोड़ रुपीज का एबिटा का नंबर था लास्ट क्वार्टर जून का, इस बार ये 995 का है। तो सिक्वेंशियली ये ज्यादा नंबर नहीं है, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये नंबर्स काफी अच्छे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि ये आज का एपिसोड भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या फिर इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। आशा करूंगा आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।